नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने 6वीं ईस्वी पूर्व के टाइम पर जो धार्मिक सामाजिक परिवर्तन हुए, नए जनपदों का उदय हुआ, उनके बारे में बात की थी। आज हम उससे बढ़कर आगे बात करेंगे जो 16 महाजनपदों में मगध था, उसका उदय किस प्रकार हुआ और जो विभिन्न राजवंश थे उनका इसमें क्या योगदान रहा। तो इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि जो भी उस टाइम पे 16 महाजनपदों की बात की गई थी, हमने पाणिनि के ग्रंथ की बात की थी कि पाणिनि के ग्रंथ में बताया गया है कि बहुत सारे महाजनपद थे जो 40 संख्या में थे। और ये प्राचीन मतलब वर्तमान अफगानिस्तान से लेके आज के इंडिया में भी थे कुछ जनपद। तो उस टाइम पे ये बोला गया था कि ये महाजनपद है। तो हमने कंक्लूड किया कि उस टाइम पे मतलब वो जो 40 जनपद थे वो 40 जनपद मतलब महाजनपद ना होकर जनपद थे। बाकी बौद्ध ग्रंथों अन्य ग्रंथों से भी हमने चीजों को मिलाया और देखा कि वहां पर जो जनपद थे उनमें एक जनपद मगध था जो महाजनपद के रूप में उदित हुआ। आप अभी स्लाइड पे देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो जनपद हैं तो ये एक लाइन से हैं और आप यहां पर अभी क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जो आज का अफगानिस्तान का एरिया है हमारे ऊपरी साइड पे है, वहां पर कंबोज गांधार आपको दिख रहा होगा। तो ये भी जो पाणिनि का ग्रंथ था उसमें इनको बताया गया था। कंबोज गांधार तक्षशिला हमारा वहीं पर स्थित है जो वर्तमान पाकिस्तान है, वहां पर स्थित है। आप देख रहे होंगे कि सिंधु नदी का जो मैदान है, सिंधु नदी का क्षेत्र है, वहां पर ये जनपद थे। पहले आपने जरूर देखा होगा, आप सभ्यता को देख रहे होंगे, सभ्यता धीरे धीरे खिसकती जा रही है। पहले सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता थी कहां पर डेवलप हुई? सिंधु नदी के ऊपरी वाले एरिया पे, वहां पर डेवलप हुई। अब ये धीरे धीरे आगे खिसक रही है। अब आप आगे देख रहे होंगे और यहां पर आप देख रहे होंगे कि विंध्य पर्वत है, मतलब मेनलैंड। आप नर्मदा नदी को बॉर्डर समझ लीजिए और नर्मदा नदी के ऊपर ही सारे राजवंशों जो भी महाजनपद है उनका उदय हुआ है। आप वत्स देख रहे होंगे, काशी मगध ये सब देख रहे होंगे। छोटा नागपुर पठार के एरिया में काशी मगध कौशाम्बी चेदी ये सब जनपद और उज्जैनी जो नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है, इन जनपदों की बात की गई है। साउथ के बहुत सारे जनपद अश्का और अश्क की बात की गई है। एक ही जनपद है अश्क, वहां पर और भी रहे होंगे पर उनकी बात नहीं की गई है। गोदावरी और कृष्णा नदी के जो किनारे जनपदों का उदय है उनके बारे में ज्यादा बात नहीं की गई है। यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि जो भी जनपद हैं वो हमारे उत्तर भारत से मध्य भारत के बीच में ही है। छोटा नागपुर के पठार वाला जो एरिया है जहां पर लोहे प्रचुर मात्रा में लोहे की खदानें हैं, वहां पर इन जनपदों का उदय हो रहा है। तो इस तरह आपने देखा कि अफगानिस्तान से लेकर वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर हमारा जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का एरिया है, विंध्य पर्वत के ऊपर, विंध्य पर्वत हमारा बॉर्डर था, वहां पर सारे जनपद पाए जा रहे थे या फिर स्थित थे। एक बात है कि यहां पर क्या हो रहा है, आप यहां पर देखा होगा कि जो नागपुर छोटा नागपुर के पठार का एरिया है वह खनिज की मात्रा में बहुत ही संपन्न है। तो उसी एरिया में क्या हो रहा है, उसी एरिया में हमारा यह मगध पनप रहा है। मगध की पहले राजधानी राजगीर थी, बाद में इसे चेंज कर दिया गया, पाटलिपुत्र कर दिया गया, जहां 3 नदियों का संगम है। तो यहां पर क्या बोला गया है, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया है और मगध छोटा नागपुर के एरिया में आता है। तो एक कारण यह भी है मगध के महाजनपद बनने का या फिर बड़ी शक्ति बनने का सबसे बड़ा कारण और मेन कारणों में से यह भी है कि यहां पर जो खनिज था, और मेन बात यहां पर आज भी ये जो एरिया है ये लोहे के लिए बहुत ही फेमस है। सिंह भूमि, झारखंड, ये आपने नाम जरूर सुना होगा। तो इन एरियाज में क्या है, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जब उच्च किस्म का लोहा पाया जा रहा है तो वहां पर जो लोहे के काम करने वाले लोग हैं बहुत उच्च किस्म के हथियार बना रहे हैं और बहुत ही मजबूत हथियार मगध को उपलब्ध थे। तो अभी तक जो बात थी, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला एक बात कि जैसे ही डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और लोगों को खाने की प्रचुर व्यवस्था हो गई तो इंसान का दिमाग बढ़ने लगा। तो इनमें सबसे पहले दिमाग चला जिनका, वो थे मगध के राजवंश, मगध के राजा। उनके द्वारा एक नीति अपनाई गई और स्टार्ट होती है नीति राज्य को अपने बढ़ाने की, और वो राज्य को बढ़ाते जाते हैं और लास्ट तक वो अशोक का कलिंग वॉरफेयर है, कलिंग युद्ध है, वहां तक ये चलता रहता है। तो बहुत सालों तक मगध में जो है तो मगध के राजाओं के द्वारा अपने सत्ता को बढ़ाने के लिए, अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया और मेहनत की गई और एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया गया। मगध पूरे इंडिया में फैला हुआ था। अब हम अशोक वाले पे मैप देखेंगे कहां से स्टार्ट हुआ था।
तो अभी आप देख रहे होंगे जो स्लाइड में, तो वो क्या है, ये दिखा रहा है हमको कि जो मगध का लास्ट टाइम एरिया था अशोक के शासनकाल पे, जब चरम पे था मगध, तो कितना एरिया मगध ऑक्यूपाई कर रहा था। तो आप ये देख रहे हो दक्षिण भारत के कुछ एरियाज को छोड़ के, पूर्वी भारत के कुछ एरियाज को छोड़ के, बाकी पूरा एरिया, अफगानिस्तान तक का एरिया मगध द्वारा कैप्चर किया गया था। मगध में जो, अब हम यहाँ 16 महाजनपदों में मेनली मगध की ही बात करेंगे, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा जनपद था, तो महाजनपद था। यहां पर सबसे पहले जिस वंश का शासन आता है, तो हर्यक वंश का शासन आता है 544 ईस्वी पूर्व के टाइम पे बिंबिसार के द्वारा। बिंबिसार बौद्ध के, गौतम बुद्ध के समकालीन थे, आप देख भी रहे होंगे टाइम पीरियड से। अब जो आपने एक चीज क्लियर किया होगा कि जो महात्मा बुद्ध या फिर महावीर, इनकी स्टोरीज थी, रामायण की स्टोरीज थी, ये पुरातात्विक साक्ष्य से मिल नहीं रही थी। पर यहां पर जो इतिहास है, जो इन वंशों का इतिहास है, यह पूरी तरह से पुरातात्विक साक्ष्यों से प्रूफ होता है और माना जाता है। जिन सिक्कों की बात की गई, जिन स्थानों की बात की गई है, तो पुरातात्विक रूप से भी वो स्थान मिलते हैं। और बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों में, पुराणों में इनकी बात की गई है। ठीक है, बहुत सारे ग्रंथों में इनके द्वारा बताया गया है, जो भी उस टाइम पे ग्रंथ लिखे गए थे। जैसे आपने पाणिनि के ग्रंथ में महाजनपदों के बारे में बताया गया था, पाली ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथों में महाजनपद के बारे में बताया गया था, तो वो चीजें पुरातत्व से भी मैच करती हैं। तो ये यहाँ पे हर्यक वंश का शासन आता है, फिर शिशुनाग वंश का शासन आता है, और यहां पर इनके बाद आता है नंद वंश का शासन। अब यहां पर शासन ऐसे आता जाएगा कि हर्यक वंश के जो राजा थे उनको किसी शिशुनाग वाले ने मार दिया, नंद वंश वालों को मौर्य वालों ने मार दिया और सत्ता हासिल की। अभी यहां पर यही युद्ध होगा कि एक दूसरे को डिफीट करके, सक्सीड करके, एक्सेशन करके, मार के सिंहासन को हड़पा जाएगा। मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, जो हर्यक वंश से संबंधित थे। आप इनका दिमाग में जरूर रखना है कि बिंबिसार अच्छे राजा थे, इन्होंने नीति अपनाई किसको, राज्य विस्तार की। तो राज्य विस्तार की नीति मगध में सबसे पहले बिंबिसार के द्वारा अपनाई गई। राज्य विस्तार, इन्होंने अपने राज्य का विस्तार करना चाहा, और राज्य का विस्तार करने के लिए दो चीजें इन्होंने फॉलो की। तो सबसे पहले इन्होंने वॉर को फॉलो किया कि ये वॉर का काम करेंगे और युद्ध के माध्यम से देशों को जीतने का प्रयास करेंगे। तो बिंबिसार का दो था, युद्ध और वैवाहिक संबंध। इन्होंने 3 शादियां की थी, अलग अलग राजवंशों की राजकुमारियों से शादियां की थी, वहां पर संबंध स्थापित किए थे, मैत्रवत संबंध स्थापित किए थे, वैवाहिक संबंध, जिससे क्या हो, उनके बीच में सभी चीजें ठीक रहें। तो इन्होंने वॉर की स्थिति न निर्मित हो, तो युद्ध और वैवाहिक संबंध, 2 नीतियों को अपनाया। अब ये मगध का जो भी सिस्टम है युद्ध का और अपनी विस्तार नीति का, ये अंग को जीतने के साथ, आपने मैप में अंग देखा रहा होगा, अंग जो जनपद है उसको जीतने से ही ये प्रारंभ होता है। और कहां तक जाता है, अशोका के कलिंग वॉरफेयर तक जाता है। बिंबिसार ने अंग को जीता और अपने अजात शत्रु, पुत्र का नाम है उनके अजात शत्रु, उनको जो है तो अंग का अधिपति बनाया। और फिर क्या किया, ये सिस्टम स्टार्ट हो गया, युद्ध का, विस्तार का सिस्टम स्टार्ट हो गया, मगध में राज्यों को मिलाने का सिस्टम स्टार्ट हो गया। और ये तब तक जारी रहता है अशोक के कलिंग युद्ध तक, जब तक वो बौद्ध धर्म को नहीं अपनाते हैं, तब तक मगध राज्य विस्तार की नीति पे रहता है और अपने चरम पे पहुंचता है अशोक के शासनकाल में, जो बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत ही बड़े पराक्रमी योद्धा राजा थे, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो अशोक जब कलिंग युद्ध में जीत जाते हैं, बहुत ज्यादा मार काट देखते हैं, तो फिर बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। तो वहां तक ये इनका राज्य विस्तार का सिस्टम बिंबिसार के द्वारा जो स्टार्ट था वो चलता रहता है। बिंबिसार ने 3 शादियां की थी, ये वैवाहिक नीतियों के तहत इनका था। इनकी प्रथम पत्नी महाकौशल देवी कौशल राज की कन्या थी, और इनकी जो दूसरी पत्नी थी वो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी, और तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब की थी, जो मद्र कुल के प्रधान की थी। आपको इनकी चीजें बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, जो कॉन्सेप्ट की बात है। तो कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि इन्होंने 2 नीतियों को अपनाया। पहला क्या थी, युद्ध की नीति, कि हम जिनको युद्ध से जीत पाएंगे तो जीत लेंगे, और जिनको युद्ध से नहीं जीत पा रहे हैं उनके लिए हम वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। तो जब अपने
क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन वाले लोग रहते हैं, अपने संबंधी रहते हैं, तो हम युद्ध करने का प्रयास नहीं करते हैं। महाभारत में तो युद्ध इन्हीं के इन्हीं बीच हुआ था। फिर भी एक ऐसी स्थिति है कि नॉर्मल कंडीशंस में आपने देखा होगा अकबर ने भी यही रीति अपनाई थी, राजपूत से विवाह किया था, राजपूतों से विवाह करने का सिस्टम प्रथा चालू की थी, जिससे क्या हो, इनके बीच में युद्ध नहीं हो, क्योंकि शांति रहती है तो विकास जल्दी होता है, अगर अशांति रहती है तो विकास करने में समस्या होती है। एक ऐसा देश, आप ईरान, सीरिया वगैरह को देखा होगा आपने, कि जो देश वॉर में मिला रहता है, हमेशा वॉर में रहता है, आपने अफगानिस्तान को देखा होगा, तो वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो जब जनता को शांति देनी है, अपनी प्रजा को शांति देने के लिए राजाओं के द्वारा वैवाहिक संबंध के माध्यम से दो राजवंशों के बीच में संबंध स्थापित किए जाते हैं, और ये संबंध युद्ध को रोकते हैं और राज्य के विस्तार, राज्य में शांति लाते हैं, व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत होता है, लोग खुश रहते हैं। तो ये नीति अपनाई गई हमारे बिंबिसार के द्वारा। इन्होंने वैवाहिक संबंध वगैरह स्थापित करके इसके राज्य को विस्तारित करने का प्रयास किया। अब बिंबिसार के बाद हर्यक वंश में क्या है, बिंबिसार की जो नीति है इसमें थोड़ी सी एक चीज बात कर लेते हैं कि बिंबिसार की जो शत्रुता थी, सबसे ज्यादा शत्रुता थी उज्जैन के चंद्रप्रद्योत से। एमपीपीएससी में लास्ट ईयर क्वेश्चन था कि चंद्रप्रद्योत का संबंध कहां से है, तो चंद्रप्रद्योत थे अवंती के। जो वॉरफेयर था, बाकी राजाओं से तो ये जीत जाते थे या वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे, तो ऐसे ही चंद्रप्रद्योत थे, इनको हाथी पालने का शौक था। ये भी एक क्वेश्चन है कि चंद्रप्रद्योत को हाथी पालने का शौक था। ये अवंती या उज्जैन के राजा थे। अवंती महाजनपद भी आपने देखा था मैप में, तो अवंती के राजा थे, जो आजकल किसके नाम से जाना जाता है, उज्जैन। यहाँ के राजा हुआ करते थे। इसकी राजधानी महेश्वर माहिष्मती भी थी, बाद में चेंज करके इसे उज्जैन ही पूर्ण रूपेण कर दिया गया। तो चंद्रप्रद्योत से इनकी जो है तो सबसे बड़ी दुश्मनी थी, और युद्ध होता है इनके बीच। और क्या होता है युद्ध में, निर्णय शायद कहते हैं इतिहासकार नहीं निकला, और लास्ट में क्या होता है, जो कंक्लूजन रहता है कि चंद्रप्रद्योत के साथ बिंबिसार की क्या होती है, मित्रता हो जाती है। बिंबिसार की मित्रता हो जाती है चंद्रप्रद्योत से, मित्रता हो जाती है, और इसी मित्रता के फलस्वरूप इन दोनों राज्यों के बीच भी मित्रता बढ़ जाती है। अब क्या है, आपने एक कहानी सुनी होगी, अगर आपने देखा, आपने पढ़ा होगा तो ये कहानी पढ़ी होगी कि बिंबिसार के पास एक राजवैद्य थे बिंबिसार के, वो बहुत ही अच्छे जानकार थे आयुर्वेद के, जिनका नाम था जीवक। तो जीवक किसके राजवैद्य थे, स्कूल की किताबों में एक कहानी है जीवक की, तो जीवक राजवैद्य थे बिंबिसार के। इन्होंने गौतम बुद्ध का भी इलाज किया था, ऐसा कुछ आपने स्टोरी में पढ़ा होगा। तो वैसे ही चंद्रप्रद्योत को पीलिया हो जाता है, और पीलिया के इलाज के लिए चंद्रप्रद्योत जीवक को उनकी सेवा में भेजते हैं। तो इससे यह पता चलता है धर्म ग्रंथों से, और भी जो बौद्ध ग्रंथों की कहानियां हैं उनसे पता चलता है कि जीवक को भेजा गया था बिंबिसार के द्वारा चंद्रप्रद्योत की सेवा में। तो इससे यह कंफर्म हो जाता है कि इनके बीच में मित्रवत संबंध स्थापित हो गए थे। जो सबसे बड़े शत्रु थे चंद्रप्रद्योत, उनके साथ वैवाहिक संबंध तो नहीं स्थापित किया, फिर भी मित्रता के द्वारा युद्ध लड़ने के बाद मित्रता स्थापित की, और अच्छे रिलेशंस के साथ राज्य चलाया, और उनको अपना राज्य चलाने दिया, और इन्होंने मगध का राज्य चलाया और राज्य के विस्तार किया, प्रजा को शांति व्यवस्था स्थापित की। अब इनके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है और खुद शासन किया जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया था, जो कि एक बड़ा टाइम पीरियड है। इतने वर्षों तक शासन किया, फिर अजातशत्रु ने इन्हें मार के गद्दी को हथिया लिया और गद्दी पर कब्जा कर लिया। अजातशत्रु के बाद सबसे लास्ट के राजा हैं हर्यक वंश के उदयन हैं। हर्यक वंश का लास्ट राजा उदयन कहलाते हैं, और उदयन नाम के थे। उनके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड था 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व के टाइम पर है। और शिशुनाग वंश में जो राजा हैं उनमें से एक राजा का नाम आता है कालाशोक। ये इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था, बौद्ध संगीत आपने सुना होगा, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो कालाशोक के टाइम पे ही सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जहां पर 2 भागों में बौद्ध धर्म बट गया था। तो उसी इन्हीं के टाइम पीरियड पे कालाशोक के ही शासनकाल में ये संगीत या जो इनकी काउंसिल थी बौद्धियों की वो हुई थी, और ये शिशुनाग वंश से संबंधित थे। कालाशोक के टाइम पीरियड के बाद आता है नंदों का टाइम पीरियड, और नंदों का टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड था। यहां पर महापद्मानंद यहाँ के बहुत ही परिक्रमी और अच्छे राजा थे नंद वंश के।
जैसा हमेशा होता है, आपने इतिहास उठा के देख लीजिए, महापद्मानंद, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, क्या होता है कि जब कोई भी राजवंश, कोई भी नई व्यवस्था आती है तो उसके जो प्रारंभिक राजा रहते हैं तो वो बहुत ही अच्छे रहते हैं, पर बाद में जो उनके और लोग आते हैं, उनके जो उत्तराधिकारी आते हैं, उनका शासन खराब रहता है। ऐसा आप राजनीति में भी आज की देख सकते हैं कि जिस पार्टी के लोगों ने स्थापना की थी तो वो अच्छे लोग थे, वो अच्छे से देश चलाना चाहते थे, तो वैसी ही कंडीशंस थी महापद्मानंद के बाद साथ, और ये घनानंद पे आने के बाद कैसी हो जाती है, खराब हो जाती है। तो उसी तरह क्या होता है, जब नए उत्तराधिकारियों का जन्म होता है तो चीजें खराब हो जाती हैं। जिन भावनाओं के साथ इन्होंने राज्य की स्थापना की, राज्य को चलाया, राज्य के कानून का पालन किया, वह जो है तो घनानंद के द्वारा नहीं किया गया। घनानंद विलासी राजा थे, अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहे थे। आपने अगर चंद्रगुप्त सीरियल देखा होगा या फिर थोड़ा बहुत भी चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा होगा तो घनानंद के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो महापद्मानंद के पास बहुत बड़ी सेना थी, 6000 हाथी थे इनके पास, ऐसा कहा जाता है। इनके पास इतनी विशाल सेना थी कि जो सिकंदर महान है वो भी भारत में आने से, आक्रमण करने से उनकी सेना ने मना कर दिया था, और सिंधु तट पे पोरस से युद्ध के बाद वो वापस चले गए थे, ऐसा इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है। तो ये सिर्फ किसका कारण था, ये नंद वंश के कारण था। नंद वंश की शक्ति से उसकी सेना डर गई, ऐसा बोला जाता है, और इतिहासकार मानते हैं कि नंद वंश की सेना से सिकंदर की बात नहीं है। सिकंदर तो चाहते थे कि युद्ध हो, वो युद्ध करना चाहते थे, पर उनकी सेना ही हार मान गई और बिना युद्ध किए ही वापस चली जाती है, हार मान जाती है। ये था नंद वंशों का डर, क्योंकि नंद वंश के पास कहते हैं बहुत बड़ी सेना थी, करीब 6000 तो यहां पर हाथी थे। बहुत उच्च किस्म के हथियार यूज कर रहे थे, हाथियों को यूज करते थे, पत्थर फेंकने की इनके पास एक स्पेशल मशीन थी। आपने पुरानी मूवीज जो बनती हैं पीरियोडिक ड्रामा, उसमें देखा होगा कि एक पत्थर फेंकने वाली मशीन रहती है, तो उसी टाइप की इनके पास मशीन थी। जो इनके महापद्मानंद थे उनके पास एक रथ था, आपने भल्लाल देव का रथ देखा होगा, बस वैसा ही कुछ जो बाहुबली में था वैसा ही कुछ रथ इनके पास भी रहता है। तो ऐसे वॉर पे युद्ध की बहुत अच्छी नीति थी नंदों की। तो नंद वंश के कारण, महापद्मानंद के कारण ही यहां पर जो है तो सिकंदर का आक्रमण भारत में नहीं होता है, वो पोरस के साथ ही युद्ध लड़ने के बाद वापस चले जाते हैं। अब बात करते हैं, तो ये देखिए आप कि महापद्मानंद जो थे उन्हीं के टाइम पीरियड पे, ये भी एक क्वेश्चन है कि जब भारत में सिकंदर का आक्रमण होता है उस समय भारत में किस वंश का शासन था, तो उस समय भारत में नंद वंश का शासन हुआ करता था। और नंद वंश के डर के कारण ही ऐसा बोला जा रहा है, अब ये भारतीय इतिहासकारों का मत है, बाद में ये कहा गया है कि जो बाहर के इतिहासकार हैं उन्होंने ये बोला है कि जो उसकी सेना है, सिकंदर की सेना है, सिकंदर महान की सेना है, वो इतने ज्यादा वॉरफेयर से, इतने दिनों से युद्ध लड़ते लड़ते थक गई थी, अब उसको युद्ध नहीं करना था, इसीलिए वो क्या करते हैं, मना कर देते हैं। पर कुछ इतिहासकारों का मत यह भी है कि नंद वंश की शक्ति से ये डर गए थे, सिकंदर के सैनिक डर गए थे और वापस चले जाते हैं, युद्ध करने से मना कर देते हैं। तो इस प्रकार ये नंद वंश का शासन था। यहां पर एक आते हैं बाद में, महापद्मानंद के ही हैं, घनानंद, आपने नाम सुना होगा। घनानंद उतने अच्छे राजा नहीं थे, खराब राजा थे, जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तराधिकारी खराब हो जाते हैं, तो घनानंद अच्छे राजा नहीं थे। इन्होंने एक ब्राह्मण थे, ऐसे ही कहानी चलती है, चाणक्य का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा इसके बारे में। घनानंद ने चाणक्य नामक ब्राह्मण का अपमान कर दिया था अपनी सभा में, ऐसा कुछ बोल दिया था, तो उन्होंने इससे बदला लिया। जो भी लॉन्ग स्टोरीज है वो आपने सुनी ही होगी कि चंद्रगुप्त को ट्रेन करते हैं चाणक्य और लेकर आते हैं। मौर्यकालीन जो व्यवस्था है, मौर्यों की स्थापना की जाती है चाणक्य के द्वारा, चाणक्य के मतलब संरक्षण में, और यहां पर आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 1321 ईस्वी पूर्व के करीब, यहां पर थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि यहां पे 323 ईस्वी पूर्व में खत्म होता है, पर इनका 321 में ही चालू हो गया है, तो वो थोड़ा बहुत इतिहास की डेट है, तो आप क्लियर कर लीजिएगा, कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। 321 ईस्वी पूर्व में जो है तो घनानंद की हत्या करके, घनानंद को मार के
चंद्रगुप्त राजा बनते हैं और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं मगध पे, जो मगध को उत्कर्ष पे लेके जाएगा और मगध को आगे बढ़ाएगा। और ये स्थापना की गई है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जिनके प्रधानमंत्री चाणक्य थे, जिनके बारे में आपने बहुत सारे स्टोरीज चाणक्य नीति सुनी होगी। तो उन्हीं चाणक्य के द्वारा ये मगध की स्थापना की गई थी। इसके बारे में हम सेपरेट लेक्चर में बात करेंगे कि मगध में कैसे राज्य की स्थापना की गई थी चाणक्य के द्वारा। एक इतने बड़े राजनीतिज्ञ थे, अर्थशास्त्र को लिखा था, बहुत सारी चीजें लिखी गई थी उनके बारे में। अब ये जो मौर्यों की व्यवस्था है, सबसे पहले देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई और चाणक्य इनके प्रधानमंत्री थे। इनके पुत्र के भी प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे, बिंदुसार के। जैन धर्म से संबंधित हो गए थे चंद्रगुप्त मौर्य, संलेखन विधि के द्वारा श्रवणबेलगोला में अपना देह त्याग किया था। ये सब चीजें हैं वो हम देखेंगे। पर हम बात करेंगे मगध को उत्कर्ष पे ले जाने का काम मौर्यों के द्वारा किया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है। आपने देखा होगा बहुत सारी नीतियों के बारे में यहाँ की इनकी पढ़ा होगा, जो मौर्यों के द्वारा स्थापित की गई थी। मौर्यों को मगध का स्वर्ण काल माना जाता है। उस टाइम पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए, किताब लिखी गई। एक किताब है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की किताब है मुद्रा राक्षस। इस किताब में क्या है, इस किताब को या फिर जो अर्थशास्त्र है चाणक्य की, उस किताब को, इन किताबों को एज अ रेफरेंस लिया गया है मौर्यकालीन व्यवस्था का। और जिन चीजों के बारे में बात की गई है तो उन चीजों के पुरातात्विक प्रमाण भी मिलते हैं और मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में डिटेल से बताया गया है। जो भी उनके राजा थे, बिंदुसार थे, अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके बारे में बताया गया है। अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में बताया गया है। बोला गया है, यह भी बताया गया है कि इनका पतन कैसे हुआ, ये अपने उत्थान पे कैसे पहुंचे। अशोक के बारे में बहुत बात की गई है। इन सब चीजों में हमारे भारतीय इतिहास में अशोक को बहुत महत्व दिया गया है। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, युद्ध की नीति को छोड़ा। तो मगध का क्या योगदान है हमारे भारतीय इतिहास में, मगध ने क्या दिया है, एक कैसा साम्राज्य था, इसके बारे में हम सेपरेट लेक्चर में बात करेंगे। आज हम सिर्फ इतना देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मगध की स्थापना की गई थी घनानंद को मारकर, और हेल्प की थी इनकी चाणक्य ने। सेल्यूकस, निकेटर, मेगास्थनीज, ये भी मेगास्थनीज जो है तो दूत थे इनके, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। यहां पर सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने हराया था। ये सब चीजें थी, तो वो कैसी थी और मगध साम्राज्य कैसा था, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मगध के राज्य के निर्माण के, महाजनपद के निर्माण के बारे में देखा और भी 16 जो जनपद थे उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। तो हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताएं। हमारे चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। हम बहुत डेटा पे नहीं जा रहे क्योंकि डेटा बुक्स में भी लिखा हुआ है। हम चीजों को आपको समझाने का प्रयास करना चाहते हैं कि आपको मतलब जो अंडरस्टैंडिंग हो जाए सब्जेक्ट की, तो चीजें वैसे भी क्लियर हो जाएंगी क्योंकि डेटा तो कहीं से भी मिल जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।